साथियों, हम लोग लगातार पिछली कई वीडियो में विभिन्न शास्त्रों से देखें कि कपालभाति शास्त्रों में क्या बताया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरी की समरी क्या है, निष्कर्ष क्या है, किस तरह से कपालभाति को हमें करना चाहिए, शास्त्र की क्या अनुमति है, ऋषियों की क्या भावना है। तो पिछली वीडियो में लगातार जितने भी शास्त्रों को देखा गया उसमें सभी शास्त्रों में यही बात कही गई है कि कपालभाति रेचक द्वारा करना चाहिए, पूरक द्वारा करना चाहिए, रेचक पूरक के सहयोग से करना चाहिए। कहीं पर भी उदराघात की बात नहीं की गई है। और दूसरी बात यह है कि कई शास्त्रों में लोहार की भाती का उदाहरण दिया गया है। उसमें लोग भ्रमवश लोहार की भाती जैसे फूलती पचकती है उस तरह से नकल करके और पेट को ही फुलाने पचकाने लगे और उसे कपालभाति का स्वरूप देने लगे, जो कि शास्त्र में वर्णन नहीं है। शास्त्र में केवल कपालभाति में लोहार की भाती का उदाहरण दिया गया है, न कि उस भाती की नकल की बात कही गई है, नकल करने की बात। आप जब लोहार के भाती को देखेंगे तो उसमें जो उसका भस्त्री है, भस्त्री का मतलब होता है कि जो धौकनी है, धौकनी जो है वह उसका जो पाइप होती है उसे धौकनी बोलते हैं। सही माने में पुराने समय में जो लोहार लोग या सुनार लोग काम कर रहे थे तो वो लोग एक पाइप से फूंकते थे हवा को, ताकि जो अग्नि है वो तेज़ी से प्रज्वलित हो। उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जिस पाइप का प्रयोग कर रहे थे उसी को धौकनी कहा गया। और इसी का उदाहरण जो है, जब पाइप में फूंकते हैं तो जो हवा निकलती है तो उससे आवाज़ होती है। तो इसका उदाहरण गौतम बुद्ध ने जब अपने खोज में लगे हुए थे तो उस समय वो प्रयोग कर रहे थे। तो प्रयोग के दौरान उनको लगा कि हमें श्वास रहित ध्यान करना चाहिए, तो नाक और मुंह को हवा भर करके बंद कर दिए। तो कान से हवा निकलने लगी। तो कान से जब हवा निकलने लगी तो वो जो आवाज़ आ रही थी निकलने की, उस धौकनी से जो फूंकने पर आवाज़ आती थी वैसे ही आवाज़ आ रही थी। तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया था कि इस तरह से आवाज़ करते हुए मेरे कान से हवा बाहर निकलने लगी। ये पहला एग्जाम्पल लिखित रूप से मिलता है। लेकिन बाद में जब आगे बढ़ी बातें, डेवलपमेंट हुआ और नाड़ी शोधन के रूप में जिसे आज कपालभाति हम बोल रहे हैं, उस प्रक्रिया का डेवलपमेंट हुआ, तब तक उस जो धौकनी थी उसका प्रयोग बढ़ गया था और उसे एक बैग से जोड़ दिया गया था जिसे भस्ता कहा जाता था। पुराने समय में भस्ता चमड़े का बैग होता था। उस बैग में सामान रखे जाते थे, आटा रखा जाता था। तो उसको जोड़ करके और फिर हवा को जो है उस धौकनी से जोड़ दिया गया। तो धौकनी से हवा निरंतर मुंह से फूंकने में कम होता था, तो उस बैग से जोड़ दिया गया। तो बैग से ज़्यादा हवा आती थी, तो उससे कोयले को जलाने में और लोहे को गलाने में प्रयोग होने लगा उसका। तो उसको लोहार की भट्ठी कहा जाने लगा, भाती का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसकी नकल के लिए उदाहरण नहीं दिया गया है।
बल्कि हम प्राणायाम जब कर रहे होते हैं, श्वास की क्रिया कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हवा बह रही है, तो उस हवा की हम बात कर रहे हैं। उसी के एग्जाम्पल के लिए, उसी के उदाहरण के लिए उस लोहार की भाती का उदाहरण दिया गया है, उसी को समझाने के लिए। सारा मैकेनिज़्म हवा की बात है। पूरक रेचक जो करते हैं हम, जो श्वास प्रश्वास करते हैं, वह हवा एक है, वायु है। तो इसी वायु के उदाहरण के लिए उस लोहार की भट्ठी की बात बाद में नाथ संप्रदाय के लोगों ने उदाहरण दे करके बताया कि लोहार की भट्ठी जो है, जैसे हवा को ग्रहण करती है और उसे फेंकती है, उसी तरह से योगी को चाहिए कि वो पूरक करे और रेचक करे, और करके कपालभाति की प्रक्रिया को कंप्लीट करे, पूरा करे। न कि वो जैसे फूलती पचकती है उस तरह की कोई प्रक्रिया की बात की गई है, ऐसी बात नहीं है। लोहार की भट्ठी का जो उदाहरण है वो उसके हवा लेने और फेंकने के प्रक्रिया को समझने के लिए है। इसीलिए बार बार जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों में यह बात कही जा रही है कि रेचक पूरक के द्वारा, जैसे हठयोग प्रदीपिका लीजिए आप, इसमें कहा जा रहा है कि भस्त्रालोहकारस्य रेच पूरव ससंभ्रमो कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी। रेच पूरव ससंभ्रमो, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। इसी तरह से बाद में हठयोग मंजरी को लेंगे अगर, तो उसमें भी यही बात कही जा रही है कि जैसे लोहार धमण धमावे वैसे योगी पवन चलावे, रेचक पूरक ऐसे करे। तो यहाँ पर भी रेचक पूरक की बात आ रही है। तो इस तरह से वह किसी भी शास्त्र में आप जाएंगे तो रेचक पूरक से ही बताया गया है। भले वो लोहार की भाती का उदाहरण दिए हैं, लेकिन रेचक पूरक की बात जरूर किए हैं। यानी हमें जब हवा को अपने शरीर में लेना होगा और निकालना होगा तो हमें रेचक पूरक की सहयोग लेना पड़ेगा। तो इस तरह से उदराघात कपालभाति यह शास्त्र सम्मत नहीं है, अन्य किसी शास्त्र में इसका वर्णन है, इसलिए यह अयुक्त हो जाती है। और अयुक्त प्राणायाम से बचना चाहिए, क्योंकि अयुक्त अभ्यास से रोग होते हैं। तो इसलिए युक्त जो है अभ्यास करना चाहिए। वह कैसे होगा, हमने पिछली तमाम वीडियो में बताया है कि रेचक पूरक के द्वारा होगा। और रेचक पूरक पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की व्याख्या से संभव होता है कि कैसे किया जाए, उसका स्वरूप क्या है। तो हम इस निष्कर्ष पर हैं कि जो भी उदराघात कपालभाति करवाई जा रही है उससे आप बचें, और ठीक जो शास्त्र मत है, शास्त्रीय कपालभाति है, उस कपालभाति को आप करें। और वह करने में बहुत आसान है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। और आपको कोई भी रोग होगा उसे आप करिए, उस रोग में आपको लाभ मिलेगा। बस अगर आप अशक्त हो गए तो सोए भी कर सकते हैं। इसमें यह बात नहीं है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की कोई बीमारी नहीं कर सकते हैं, ये है तो नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी प्रकार का आपकी समस्या है तो शास्त्रीय कपालभाति जो रेचक पूरक के द्वारा करवाई जाती है उसे आप कर सकते हैं। जो इस प्रकार है, इसके ठीक से समझें कि श्वास पर ध्यान देंगे आप। श्वास दोनों नाक से अंदर जाएगी और श्वास जब ही जा कर के ख़त्म होती है तो हाथ को
दाहिने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर तैयार रखेंगे, अलर्ट रखेंगे, और दोनों नाक से वायु चली गई अंदर। जो ही बाहर आना चाहती है, घूम करके वापस आना चाहती है, उसी समय बाएं नाक को, दाहिनी नाक को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे हवा को अंदर भरने लगिए, भरने लगिए, भरने लगिए। जब पूरा भर जाता है, नाक से हाथ हटाइए, छोड़ दीजिए, दोनों नाक से बाहर आ जाएगा, आप न्यूट्रल हो जाइए। इसके बाद 1-2 श्वास आराम करिए। फिर ध्यान दीजिए कि प्रश्वास बाहर जा रही है और कानी अनामिका उंगली को बाईं नासिका पर तैयार रखिए। प्रश्वास बाहर गई, जो ही अंदर आना चाहती है, बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से धीरे धीरे वायु को बाहर करेंगे। आराम से जितना निकलता निकालिए, छोड़ दीजिए, दोनों नाक से अपने आप अंदर चला जाएगा। श्वास के रूप में आप न्यूट्रल हो जाएंगे। 1-2 श्वास आराम करेंगे। फिर ध्यान देंगे कि दोनों नासिका छिद्रों से श्वास के रूप में हवा अंदर गई। जो ही बाहर आना चाहती है तो बाईं नाक को ही दबा करके दाहिनी नाक से हल्का सा इशारा करके धीरे धीरे हवा को भरते जाइए, भरते जाइए। पूरी तरह से हवा को भर दीजिए। जब भी लगता है कि अब नहीं जा रहा, नाक से हाथ हटाइए, न्यूट्रल हो जाइए, दोनों नाक से फिर बाहर आ जाएगी प्रश्वास के रूप में। 1-2 श्वास नॉर्मल होने दीजिए। और फिर जब एकदम सामान्य हो जाते हैं तो फिर से ध्यान रखिए कि प्रश्वास बाहर चली गई। जो अंदर आना चाहती है, उसी समय दाहिनी नाक को बंद करके बाईं नाक से धीरे धीरे रिचेक कर देंगे। और जब ही लगता है कि अब दबाव आ रहा है, छोड़ दीजिए, दोनों नाक से अंदर चला जाएगा। यह 1 चक्र कपालभाति हुआ। आपको 2 चक्र या 3 चक्र करना है। अगर आप अशक्त हैं तो आप 1 चक्र से करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यह रेचक पूरक द्वारा शास्त्रीय कपालभाति हमने बताया। इससे आपके शरीर के सारे रोग एक साथ शांत होते हैं, सर से लेकर के पैर तक एक साथ आराम मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत बार नहीं करना है, 2 से 3 बार में अधिकांशतः आप 2 ही बार करिए, औसत करिए। और भोजन का ध्यान रखिए तो आपको आराम मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत तेज़ी से हवा को भरना नहीं है और बहुत तेज़ी से उलेच करके हवा को निकालना नहीं है रेचक पूरक करते समय। इसी चीज़ को घेरण्य संहिता में घेरण्य ऋषि ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। वात कर्म कपालभाति ईड़या पूरित वायम, इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ईड़या पूरित वायम, ईड़ा से वायु का पूर्ण करना चाहिए। रेचयेत पिंगलाम पुनः, पिंगला के द्वारा रेचक करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि पिंगलया आपूर्य, पिंगला के द्वारा पूरक करके पुनः चंद्रेण रेचयेत, फिर चंद्रमा से रेचक करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि रेचकम पूरकम कृत्वा न बेगिंतु चालित, रेचक पूरक करें करके वेग से नहीं चलाना चाहिए। स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि वेग से नहीं चलाना चाहिए। यही चीज़ जो है हमने अभी तक बताया। तो निष्कर्ष ये है कि आप रेचक पूरक के द्वारा युक्ति संगत कपालभाति करिए और इसका लाभ लीजिए। इसके अलावा अगर कोई कपालभाति कहता है, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा कहता है, तो वो शास्त्र सम्मत नहीं होगा, युक्ति संगत नहीं होगा। और उदराघात कपालभाति तो एकदम ही युक्ति संगत नहीं है, इसलिए उससे बचिए। कभी भी दौड़ते समय कपालभाति, चलते समय कपालभाति, व्यायाम करते समय कपालभाति, ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, सारे के सारे अयुक्त हो जाते हैं।
इसलिए कपालभाति को आप जो है शास्त्रसम्मत करिए और किसी भी तरह की पूर्वाग्रह न पालिए। अपने तर्कों से, अपने बुद्धि से चीज़ों को समझिए और इसके बाद कपालभाति को करिए। अब तक की जितनी भी बातें कही गई उसका निष्कर्ष रहा है इस वीडियो में, और विस्तार से जानने के लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे, अगले क्रम में, कि कपालभाति हमारे फेफड़े के या हमारे शरीर की जैविक प्रक्रिया के अनुरूप कैसे है, जो रेचक पूरक के द्वारा की जाती है। और जो उदराघात कपालभाति है वह जो है हमारे शरीर के बायोलॉजिकल लॉ, जिसको जैविक प्रक्रिया कहेंगे हम, जैविक नियम के विपरीत कैसे है, इसे विस्तार से बताया जाएगा। और आपको और विस्तार से जानना है तो ये प्राणायाम प्रकाश नाम की पुस्तक को खरीदें, पढ़ें। इसका लिंक हम दे दिए हैं वीडियो के नीचे, ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पर है। इसके साथ साथ प्राणायाम प्रकाश नाम के जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अन्य लोगों तक जो योग प्रेमी हैं, प्राणायाम को जानने के लिए जिज्ञासु हैं या इसका लाभ लेना चाहते हैं, उन तक पहुंचाइए और शास्त्रीय कपालभाति को बताइए। धन्यवाद।